Civil Suit by Him Rutra. हेलो एवरीवन, आज आया लेकर के मैं डिजाइन स्टेप्स फॉर वन वे स्लैब। अब क्या रहता वन वे स्लैब, क्या रहता टू वे स्लैब, ये ना तो मैंने पहले भी सिखाया था। तुमको अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो देखो, आई बटन पे आ रहा हूँ, वहां पे जाके पहले वो वीडियो देख लो। फिर उसमें का मेरे को सिर्फ छोटा सा पार्ट आज समझना है, तुरंत मैं बिगिन करूंगा स्टेप्स के साथ। पार्ट ये था कि अगर कोई आपको बोलता है मुझे डिजाइन करके दो कोई चीज, यानी कि जब जब कोई आपको बोल रहा है डिजाइन, तो वो बदले में दो ही चीजें मांग रहा है। एक, वो मांग रहा है तुमसे डायमेंशंस, और दूसरा वो मांग रहा है तुमसे उस पर्टिकुलर मेंबर का स्टील। मैंने ये भी बोला था कि स्टील काय पर से आता, तो मोमेंट पर से आता, और मोमेंट कब आएगा, जब किसी मेंबर के ऊपर लोड लगेगा। तो अपने स्टेप्स भी यही एक नेचुरल लॉजिकल सीक्वेंशियल फ्लो पे डिपेंड करते हैं। क्या है वो फ्लो कि सबसे पहले निकाल के रख देना है डायमेंशंस, फिर निकालेंगे लोड, लोड के ऊपर से आएगा मोमेंट, और मोमेंट के बाद कैलकुलेट कर लेंगे स्टील। हाँ, मोमेंट और स्टील कैलकुलेट करने के बीच में अपने को जरूरी है कि कुछ एक चेक प्रोवाइड करना रहता, और वो चेक जनरली रिक्वायर्ड डेप्थ के लिए रहता। सिंपल से स्टेप्स है। बहुत बार अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है तो पेपर में आता है कि नो चेक्स आर रिक्वायर्ड, तो वो केस में चेक देने की भी जरूरत नहीं है। इजी टू डाइजेस्ट स्टेप्स लाया वन वे स्लैब के, करना बिगिन, नजर मत हटाना, सब बताऊंगा कहां से क्या क्यों कैसा। इधर देखो, बिगिन करता मैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन स्टेप नंबर 1, और पहला स्टेप हमेशा होता है गिवन डेटा का। क्या क्या गिवन रहेगा अपने को, तो जनरली स्लैब के केस में अपने को उसके डायमेंशंस दिए हुए रहते हैं, यानी कि जो भी छोटा डायमेंशन होगा उसको बोलेंगे Lx, बड़ा डायमेंशन होगा उसको बोलेंगे Ly। कंक्रीट के और स्टील के ग्रेड रहते हैं, यानी कि तुमको दिया हुआ रहेगा FC के कंक्रीट का ग्रेड और Fy स्टील का ग्रेड। अब बहुत ही दिलदार अगर कोई पेपर सेटर है तो वो आपको देगा लाइव लोड और फ्लोर फिनिश। इनके भी नाम मैं बता देता। लाइव लोड को ही कई बार इंपोज्ड लोड बोलते हैं, या तो इसी को बोलते हैं सुपर इंपोज्ड लोड। अरे बराबर है, लाइव लोड बोलो या इंपोज्ड लोड बोलो या तो सुपर इंपोज्ड लोड बोलो, एक ही बात है। क्या बात है कि वो कौन सा लोड है, लाइव लोड, और कभी कभी पेपर में दे देते हैं वो फ्लोर फिनिश। इतना रहेगा गिवन डेटा। डायमेंशंस रहेंगे स्लैब के दिए हुए दो, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ रहेगा तुम्हारे को, और लोड्स दिए हुए रहेंगे। ठीक है, स्टेप 1 के बाद बढ़ता आगे, मैं लिखूंगा यहां पे स्टेप सेकंड। और जनरली सेकंड स्टेप रहता है रिक्वायर्ड, कि सामने वाले ने मुझे क्या करने बोला है, उसको क्या चाहिए मुझसे, तो उसने मुझे बोला है डिजाइन द स्लैब, इसीलिए रिक्वायर्ड में अपन हमेशा लिखेंगे कि उसको रिक्वायर्ड है डिजाइन डिटेल्स एंड डिटेल्ड स्केच। दो स्टेप हो गए, बिना टाइम पास करके आगे बढ़ता मैं लिखता यहां पे स्टेप नंबर 3। मैंने बताया था स्लैब के केसेस में अपने को पहचानना पड़ता है कि वो वन वे है या टू वे है, इसीलिए थर्ड स्टेप में अपन वही पहचानेंगे। स्टेप का नाम है टाइप ऑफ स्लैब। क्या करना है, जो दो डायमेंशंस उसने दिए, छोटी वाली को अपन ने बोला था Lx, लंबी वाली को बोला था Ly, लेना है एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो कैसे लेते हैं, लॉन्गर साइड अपॉन शॉर्टर साइड, Ly बाय Lx। अगर ये बड़ा आता है या इक्वल आता है दो को, तब इसको बोलेंगे वो किस तरीके का स्लैब है, दैट इज वन वे स्लैब। अगर Ly बाय Lx मैंने किया और वो छोटा आता है 2 से, तब वो केस में अपन उसको बोलेंगे टू वे स्लैब। टू वे स्लैब्स के और वन वे स्लैब्स के साथ में और एक रहता कैंटिलीवर स्लैब के न्यूमेरिकल्स की रिक्वेस्ट मुझे आई है कमेंट सेक्शन पे, मैं वो भी बहुत जल्द लेके आ रहा, बने रहो बस। एग्जाम्स के पहले आपके सब करा दूंगा मैं आपका। इधर देखो, अब Ly बाय Lx हो गया, अपन ने पहचान लिया किस तरीके का स्लैब है। सो सीधे सीधे अब ये फॉर्मेलिटीज होने के बाद बिगिन करते अपने लॉजिकल स्टेप्स पे। सबसे पहले क्या निकाल के देना है, डायमेंशन, फिर लोड, फिर मूवमेंट, एक चेक प्रोवाइड कर देंगे, और क्या दे देंगे, स्टील। करता बिगिन में सबसे पहले डायमेंशन निकालने जा रहा, इसीलिए यहां पे लिखूंगा स्टेप नंबर 4, और उसमें अपन निकालेंगे डेप्थ ऑफ स्लैब डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इफेक्टिव डेप्थ क्या रहता, ओवरऑल डेप्थ क्या रहता, ये भी मैंने कंसेप्ट बताया है। ठीक है, तो मैं बिगिन करता डायरेक्टली डेप्थ निकालने से। तो अगर डेप्थ निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है स्पैन अपॉन 20 इंटू एमएफ, जहां पे एमएफ मॉडिफिकेशन फैक्टर है। अब स्पैन कौन सा लेना, तो देखो छोटी साइड थी Lx, लंबी साइड थी Ly, हमेशा स्पैन में छोटा वाला ही पार्ट लेना, यानी कि जो भी छोटा डायमेंशन है Lx अपॉन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर की हमेशा वैल्यू लेना है 1.4। वैसे मॉडिफिकेशन फैक्टर आप कौन से ग्रेड के मटेरियल्स यूज कर रहे हैं और उसमें स्टील परसेंटेज क्या है, इसके ऊपर से निकलता। लेकिन वो चार्ट नहीं भी अगर रेफर करते, इतना लर्न कर लेना कि अपन मॉडिफिकेशन फैक्टर हमेशा कितना लेंगे, 1.4। आंसर रॉन्ग नहीं होगा अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर बदल भी गया। मान लो तुमने 1.4 लिया, राइट, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.25 था या तो 1.3 था, तो भी डेसिमल में कुछ फर्क आता है डेप्थ के, तो इतना बहुत ज्यादा वास्ट फर्क नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा सिंप्लीफाइड रखो चीजें, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन फैक्टर की जगह क्या लेना है, 1.4। क्या हो जाएगा इससे, आपको एक इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू रहेगी आपकी mm में। फिर
अज्यूम कर लेना है अपने को। क्या अज्यूम करना है? वी विल अज्यूम इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर स्लैब के लिए कितना कितना रहता है? तो मैंने बोला था 15 mm से लेकर के 30 mm तक के वो इफेक्टिव कवर रह सकता है। आप इसके बीच का कोई भी वैल्यू लेना, ठीक है। फिर एक बार मैंने कवर अज्यूम कर लिया, मेरे पास स्मॉल डेप्थ है, तब मैं निकाल लूंगा ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब। और ओवरऑल डेप्थ यानी कि कैपिटल डी, वो कैसे मिलेगा? स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर। स्मॉल डी तुमने निकाला हुआ है फॉर्मूले से, कवर तुमने अज्यूम किया हुआ है, दोनों को करेंगे ऐड, तुमको मिल जाएंगी स्मॉल डी की वैल्यू, और ये भी वैल्यू काय में रहेंगी? एमएम में। जैसे ही मैंने उसको डेप्थ बता दी, एलएक्स एलवाई उसने दिया था, तो ये देखो इस तरीके का स्लैब, एलएक्स छोटी साइड उसने दिया, एलवाई लंबी साइड भी उसी ने दिया। मैंने सिर्फ उसको क्या निकाल के बता दिया? मैंने उसको डेप्थ निकाल के बताया, यानी कि अपन ने तीनों डायमेंशन स्लैब के उसको समझा दिए, ठीक है। अब क्योंकि तीनों डायमेंशन हो गए, यानी डायमेंशन वाला पार्ट होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब काहे की तरफ बढ़ना है? लोड निकालेंगे, लोड पर से आएंगे मोमेंट, और मोमेंट पर से आएगा स्टील। डिजाइन कंप्लीट है। कितने स्टेप्स हो गए? 4। मैं बढ़ता आगे, मैं लिखता है यहाँ पे स्टेप नंबर 5, और अपने को कैलकुलेट करना है लोड, इसलिए स्टेप का नाम है लोड कैलकुलेशंस। कितने टाइप का लोड स्लैब के ऊपर लगता? अब स्लैब यानी कि कोई नीचे के फ्लोर का, आपके अगर नीचे भी फ्लोर्स है तो उसका आप फ्लोर पकड़ लो या तो रूफ पकड़ लो। अब जो भी उसका खुद का वजन होगा वो तो रहेंगे, उसको बोलते हैं सेल्फ वेट। दूसरा, मेरे तुम्हारे जैसे चलने फिरने वाली चीजें, और जो मूवेबल फर्नीचर है, जैसे किसी के पास ऑफिस चेयर है वो होता है मूव, या तो छोटा टेबल है या स्टूल है वो करते हैं अपन मूव, ये सारी चीजें आती है लाइव लोड में। और जो अपन ने एक मोर्टार बेस बिछा करके टाइल फिट की है, वो मोर्टार बेस और टाइल का भी तो वेट रहता होगा। तो ये 3 प्रकार के लोड लगते हैं। कौन से 3 मैंने बोला? ध्यान से सुनना। पहला, जिसको बोलते हैं अपन सेल्फ वेट, यानी कि वो स्लैब का खुद का वजन। दूसरा, जिसको बोलेंगे अपन लाइव लोड। और तीसरा, जिसको बोलेंगे अपन फ्लोर फिनिश। ये 3 ही वो ऐसे लोड्स है जो स्लैब के ऊपर लगते हैं। अब सेल्फ वेट निकालने का फॉर्मूला है 1 into 1 into d into 25। सिर्फ लर्न मत करो, समझ के लो कहां से आ रहा। अगर हाइड्रोलिक्स वाला सब्जेक्ट हुआ है तो उसमें अपन एक चीज देखते थे जिसको बोलते थे वेट डेंसिटी गैमा। वेट डेंसिटी कैसे मिलता? तो वो मिलता वेट अपॉन वॉल्यूम से। सर हाइड्रोलिक्स में क्यों गए तुम? भाई 2 मिनट शांति रख, तेरे लिए ही बता रहा। अगर मुझे किसी भी चीज का वेट निकालना है, ये डिवाइड वाला वॉल्यूम मल्टीप्लाई में ला सकता ना, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इससे कोई भी चीज का वेट मिल जाएगा मुझे। वॉल्यूम निकाल रहा मैं किस चीज का? स्लैब का। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। अरे क्यूबॉइड ही है ना वो, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड। देखो 2 मिनट यहाँ पे। तो अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो अपन लिखेंगे लेंथ इंटू उसकी विड्थ इंटू उसकी डेप्थ इंटू डेंसिटी। आरसीसी का डेंसिटी, किस चीज का? आरसीसी का जो डेंसिटी रहता है वो रहता है 25। इससे क्या मिलेगा? वेट। अब एल और बी मैं कभी भी पूरा पूरा स्लैब डिजाइन नहीं करता, मैं वो स्लैब डिजाइन करता 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए, और फिर जैसा भी वो स्लैब बनेगा वैसे ही बचे हुए स्लैब की डिजाइनिंग अपन करते। अब क्योंकि मैंने ये 1 मीटर लिया है, ये भी 1 मीटर लिया है, तो डेप्थ भी मुझे मीटर में लेना पड़ेगा। इसीलिए 1 इंटू 1 इंटू डी, 1 इंटू 1 इंटू डी, ये हो गया वॉल्यूम, और ये हो गई आरसीसी की डेंसिटी। इससे मिलेगा स्लैब का सेल्फ वेट। सेल्फ वेट मिल गया। लाइव लोड आपको गिवन रहेगा, फ्लोर फिनिश गिवन रहेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्लोर फिनिश और लाइव लोड आपको नहीं दिया हुआ होता, तो वो केस में क्या अज्यूम करेंगे? तो वो केस में मैं बता देता, लाइव लोड अगर नहीं दिया है तो लाइव लोड अज्यूम कर लेना 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक, और फ्लोर फिनिश अज्यूम कर लेना 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक। अब तुम्हारे पास तीनों लोड आ गए, सेल्फ वेट आ गया, लाइव लोड आ गया, फ्लोर फिनिश आ गया। इन तीनों की कर लेंगे टोटल, तो अपने को मिलेगा टोटल लोड, यानी कि W। कैसे? जो भी पहले का आंसर है वो, प्लस सेकंड का जो भी आंसर आएगा वो, प्लस थर्ड का जो भी आंसर आएगा वो, ये मिला आपको टोटल लोड। अब ये लोड को अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपन कोई भी चीज स्काई में डिजाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड ने क्या बोला हुआ है? आते हुए लोड्स को ज्यादा कंसिडर करना है, खुद के मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कंसिडर करना है। अब लोड्स को ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोलूंगा कि लोड को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी टोटल लोड आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? इससे आपको मिल जाएगा फैक्टर्ड लोड, और उसको डिनोट करेंगे WD से। फैक्टर्ड लोड के और 2 नाम, या तो आप उसको बोल लो फैक्टर्ड लोड, या तो उसी को बोल लो डिजाइंड लोड, और या तो उसी को बोल लो अल्टीमेट लोड। तो यहां पे अपने हो गए कितने स्टेप्स? पहले निकाला गिवन डेटा, फिर लिया रिक्वायर्ड, फिर अपन ने पहचान लिया किस तरीके का स्लैब है।
डेप्थ निकाली यानी डायमेंशन वाला पार्ट खत्म हो गया था। फिर मुझे क्या निकालना था? स्टील। लेकिन स्टील आता मोमेंट पर से, मोमेंट आता लोड पर से। इसीलिए फिर मैंने लोड्स निकाल लिए, 3 प्रकार के लोड, उसकी करी टोटल, वो टोटल को किया 1.5 से मल्टीप्लाई, मिल गया फैक्टर्ड लोड। अब मैं सरकरा साइड में लेने का स्क्रीनशॉट, आता आगे के स्टेप्स के साथ, लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, तुम्हारे लिए तो है। आया, हो गए थे अपने 5 स्टेप्स। गिवन डेटा, रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ स्लैब, डेप्थ भी निकाल ली थी अपन ने, और फिर उसके बाद डायमेंशन वाला पार्ट हो गया था एंड। फिर मैंने बोला स्टील निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे लोड। अब लोड के बाद मैं बढ़ता आगे, मैं लिखता यहां स्टेप नंबर 6, और अपने को क्या करना है? अपने को करना है मोमेंट कैलकुलेशन। अरे देख रहे कि नहीं देख रहे? लॉजिकल फ्लो वही चल रहा है। डेप्थ निकाल के हो गया था, फैक्टर्ड लोड यानी कि WDB निकाल के हो गया था, लोड पर से क्या आने वाले हैं? मोमेंट। अब मोमेंट का फॉर्मूला वन वे स्लैब के लिए बहुत सिंपल है। क्या करना है? स्लैब को कंसीडर करना है सिंपली सपोर्टेड, और जो भी लोड लग रहा है तुम्हारा फैक्टर्ड लोड, उसको कंसीडर करके रखना है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर ये लोड मेरा है WD का, जो भी स्पैन आएगा उसको अभी के लिए बोलता मैं L इफेक्टिव का, तो क्या रहता फ्री एंड मोमेंट का फॉर्मूला? WL²/8। तो W हो जाएगा WD और L लेना है अपने को L इफेक्टिव। अब इफेक्टिव लेंथ क्या रहती? तो मैंने बताया हुआ है कि मान लो ये तुम्हारा स्लैब है, स्लैब में यहां पे तुम्हारा बीम है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, या कॉलम है, जो भी चीज स्लैब को सपोर्ट करती, इसको बोलते हैं अपन बियरिंग। क्या बोलते हैं इसको? बियरिंग। अब जो भी मुझे LX दिया था वो क्लियर डिस्टेंस था स्लैब के इनर फेसेस से, लेकिन मुझे ये डिस्टेंस नहीं चाहिए मोमेंट निकालते टाइम। मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए? मुझे ये सेंटर से ये सेंटर तक का डिस्टेंस ये चाहिए, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन यानी कि L इफेक्टिव। अब वो कैसे मिलेगा? मान लो कि तुम्हारे को बियरिंग की विड्थ दी हुई है, नहीं दी है तो हमेशा अज्यूम करना 300 mm। तो अपन कैसे निकालेंगे? यहां से लेके यहां तक का तो LX था ही, प्लस इधर का आधा बियरिंग यानी कि बियरिंग बाय 2, और इधर का आधा बियरिंग यानी बियरिंग बाय 2। तो अगर LX में यहां का बियरिंग बाय 2 और यहां का बियरिंग बाय 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इफेक्टिव स्पैन। करता लेकिन मैं मोमेंट कैलकुलेशन लिखता, जो भी मोमेंट मिलेगा उसको बोल डालेंगे अपन मोमेंट M, और फॉर्मूला रहेगा WD इनटू L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8। अब इधर हियर ये जो L इफेक्टिव रहता, इसके 2 फॉर्मूले रहते। एक तो मैंने अभी समझाया। क्या समझाया मैंने? जो भी LX रहेगा प्लस बियरिंग बाय 2 प्लस बियरिंग बाय 2, या तो दूसरा L इफेक्टिव का फॉर्मूला रहता, जो भी तुम्हारा स्पैन है, स्पैन यानी कि LX है, उसमें इफेक्टिव डेप्थ ऐड कर देना। सर दोनों निकालने पड़ेंगे क्या हर न्यूमेरिकल में? हाँ भाई हाँ। अगर ये दोनों तूने निकाले, मान ले इसका कुछ आंसर आया, इसका कुछ आंसर आया, तो कौन सा लेना है L इफेक्टिव? जो भी इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू रहेगा, जो भी छोटी वैल्यू रहेगा वो लेने का है तुम्हारे को L इफेक्टिव। तो इस हिसाब से क्या मिल जाएगा? मोमेंट। फैक्टर्ड लोड है, L इफेक्टिव अभी भी निकाल ही लिया है तुमने, उसका स्क्वायर अपॉन 8। क्या कर लिया है मैंने? लोड के बाद मेरा कैलकुलेट हो चुका है मोमेंट। अब वैसे तो जाना चाहिए मैंने स्टील के लिए, लेकिन जनरली एक चेक प्रोवाइड करते हैं, तो वो चेक बता देता मैं क्या रहता। मैं लिखता यहां पे स्टेप नंबर 7, दैट इज चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ। रिक्वायर्ड डेप्थ को ही बोलते हैं डी रिक्वायर। कैसे करना है रिक्वायर्ड डेप्थ का चेक? तो अपन क्या करेंगे? अपन इक्वेट कर लेंगे। तो मैं लिखता यहां इक्वेटिंग जो भी तुम्हारा मोमेंट आया है विथ MU लिमिट। अब MU लिमिट क्या रहता? ये तो वो मोमेंट है जो लोड की वजह से आया। एक दूसरा लिमिटिंग मोमेंट रहता। ये लिमिटिंग मोमेंट की वैल्यूज कंक्रीट और स्टील के ग्रेड के ऊपर रहती। लिमिटिंग मोमेंट का नाम ही बता रहा कि वो अल्टीमेट लिमिटिंग मोमेंट है जिसके बाद में स्लैब टूट जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? अपन इक्वेट करेंगे M को MU लिमिट के साथ। MU लिमिट के ग्रेड ऑन स्टील के हिसाब से 3 फॉर्मूले हैं। देखो मैं बताता, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, तीनों किसके फॉर्मूले हैं? लिमिटिंग मोमेंट के। पहला फॉर्मूला है 0.148 इंटू FCK इंटू B इंटू D का स्क्वायर। दूसरा है 0.138 इंटू FCK इंटू B इंटू D का स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है 0.133 इंटू FCK इंटू B इंटू D का स्क्वायर। पहला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको बोला हुआ है कि स्टील आपका Fe 250 है। दूसरा फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको बोले हुआ है कि आपका स्टील 415 है। और तीसरा आपको तब यूज करना है जब आपको बोला हुआ है कि Fe 500 स्टील यूज किया हुआ है। क्या बोला था मैंने? लिमिटिंग मोमेंट काय के ऊपर? वैल्यूज पे डिपेंड करता है, कंक्रीट के ग्रेड पे और स्टील के ग्रेड पे। क्या करना है? MU लिमिट के जगह M ले लेंगे तुम, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू रहेंगी। ये तो वर्ली का आंकड़ा ही है 0.148, ये तो ग्रेड दिया हुआ ही है।
बी, क्योंकि मैंने बोला था अपन जब कभी भी स्लैब डिजाइन करते हैं तो पूरा पूरा स्लैब नहीं डिजाइन करते, 1 मीटर बाय 1 मीटर के लिए ही अपन डिजाइन करते, तो यही 1 मीटर तुम्हारा बी बनता। अब 1 मीटर यानी कि कितने एमएम, 1000 mm। तो जब जब मैं स्लैब डिजाइन करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी लेना है, 1000। तो तुम्हारे पास मोमेंट तो था 148 भी था, एफसी के भी है, बी कितना लेना है 1000। तो काई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, डी की। यहां जो भी आपको डी मिल रहा है वो डी को बोलेंगे अपन डी रिक्वायर्ड। क्या बोल देंगे उसको, डी रिक्वायर्ड। और डी रिक्वायर्ड की कुछ वैल्यू आपको एमएम में मिल जाएंगी। क्या चेक करना है अपने को, अपने को चेक करना है कि ये जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो कम रहने को होना है एज कंपेयर टू अपने जितना डीप डेप्थ प्रोवाइड किया हुआ है, यानी कि डी रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन डी प्रोवाइडेड। सर अब डी प्रोवाइडेड कहां था, तो याद करो स्टेप नंबर 4 में अपन ने पहले स्मॉल डी निकाला था, फिर इफेक्टिव कवर अज्यूम किया था, फिर कैपिटल डेप्थ निकाला था। वो जो स्मॉल डेप्थ था स्टेप नंबर 4 में वो था तुम्हारा डी प्रोवाइडेड। तो पहले जितनी डेप्थ निकाला उससे कम रिक्वायरमेंट आना चाहिए यहाँ पे। अगर वैसा आता है तो अपन लिख देंगे कि अपना डिजाइन सेफ एंड ओके है। ये होगा तुम्हारे 6वें 7वें स्टेप। अब 1 वे स्लैब में 2 प्रकार का स्टील रहता, मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, है ना। तो अब ये साइड का बोर्ड रख करता और अपन अब लोड के बाद मोमेंट और मोमेंट के बाद चेक और चेक के बाद अब स्टील निकालने जा रहे हैं। वी आर एट द एंड ऑफ दिस स्टेप्स। तो स्टील देख लेते और यहां पे हो जाएंगे ये वाले स्टेप्स कंप्लीट। ये पार्ट करता रहा, नजर ही रखो। स्टेप 7 हो चुका था, अब मैं बढ़ता स्टील की तरफ। तो मैं लिखता स्टेप नंबर 8। क्या निकालना है पहले, मेन स्टील। मेन स्टील कौन से डायरेक्शन में रहता, एक्स डायरेक्शन में, जो भी छोटा स्पैन रहेगा। मेन स्टील को कैसे डिनोट करते हैं, एएसटी से। क्या नाम रहता, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा, नजर ही रखो, छोटा सा फॉर्मूला है 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू मोमेंट। अब ये जो मोमेंट यहां पे मिल रहा है ये मोमेंट आपको मिल रहा है किलो न्यूटन मीटर में। किलो न्यूटन को न्यूटन करने के लिए 10 टू दी पावर 3, मीटर को एमएम करने के लिए 10 टू दी पावर 3, है ना। बे क्या तुम मटे, किलो न्यूटन को न्यूटन करने के लिए इंटू 10 टू दी पावर 3 और मीटर को एमएम करने के लिए इंटू 10 टू दी पावर 3। तो कुल मिला के हो जाता है वो 10 टू दी पावर 6, यानी काय में मिल जाएगा न्यूटन एमएम। इसलिए जो भी मोमेंट की वैल्यू आई है मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 6 अपॉन एफसी के इंटू बी इंटू डी का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू बी इंटू डी। डिजाइन फिलोसफी याद है, लोड पर से आएंगे मोमेंट और मोमेंट पर से आएगा स्टील। इसीलिए स्टील के फॉर्मूले में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहेगा, तो वो रहेगा आपका मोमेंट। अब बी तो मैं बता ही चुका 1000 लेना है, डी कौन सा लेना है सर, ये रिक्वायर्ड वाला, नहीं नहीं नहीं, जो 4th स्टेप में निकाले थे, जो तुमने दिया है डिजाइनिंग के टाइम पे डेप्थ, वही स्मॉल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ लेना है आपको, ठीक है। अब एएसटी में जब ये सारी वैल्यूज आप एंटर कर देंगे तो आपको एएसटी की कुछ तो भी वैल्यू मिल जाएंगी। ये वैल्यू रहेगी एमएम स्क्वायर में। क्या करना है इसके बाद, आपको प्रोवाइड कर देना है बार्स। अब ये मन से रहता, मान लो तुमने 8 mm के बार लिए, तुम्हारे बाजू वाला कोई 10 mm के बार रहेगा, हर एक का आंसर राइट रहता। आंसर बार्स कितने mm के डायमीटर पे उस पे नहीं रहता मार्किंग, मार्किंग इस पे रहता कि आपके सारे स्टेप्स लॉजिकल है क्या और आपके चेक्स बराबर आए हैं क्या, ठीक है। तो जनरली स्लैब में कौन से बार्स यूज करते हैं, तो स्लैब में यूज करते हैं अपन 6, 8, 10 या तो 12 mm के बार्स। 12 से बड़े बार्स जनरली स्लैब में प्रोवाइड होते नहीं है, तो इनमें से कोई भी एक बार सिलेक्ट कर लेना। मान लो मैंने 10 ले लिया, यही 10 मेरा डायमीटर यानी कि 5 बनेगा, बराबर है। तो अपन क्या निकालेंगे, अपन निकाल लेंगे एक सिंगल बार का एरिया। वो कैसे निकलेगा, पाई बाय 4 इंटू 5 का स्क्वायर, जो भी बार लिया हुआ है। जैसे 12 का लिया है क्या, तो पाई बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर। 10 का लिया है क्या, पाई बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर। क्या मिल गया, एक बार का एरिया। वो इसलिए निकाला क्योंकि मुझे निकालना था स्पेसिंग एस। वो कैसे मिलता, 1 मीटर यानी कि 1000 mm के लिए मल्टीप्लाइड बाय एक बार का एरिया अपॉन पूरा पूरा एरिया ऑफ स्टील। तुम्हारे पास एएसटी है, तुम्हारे पास एक बार का एरिया है 1000, 1 मीटर के लिए अपन स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, इससे तुमको मिलेंगी स्पेसिंग की वैल्यू mm में। और फिर अपन बोल सकेंगे कि प्रोवाइड करो 10 mm के बार इतने इतने की दूरी पे सेंटर टू सेंटर। यहां होता है स्टेप नंबर 8 कंप्लीट। आगे बढ़ता मैं जाता लास्ट स्टेप की तरफ, लास्ट बट वन, वो रहेगा अपना स्टेप नंबर 9। 1 वे स्लैब में 2 तरीके का लोहा रहता, मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैं बढ़ता किसकी तरफ, अपन निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, लेकिन कौन सा वाला, डिस्ट्रीब्यूशन करके इसको डिनोट करते हैं एएसटीडी से। अब एएसटीडी निकालने के भी 2 फॉर्मूले हैं। पहला, एएसटीडी इज इक्वल टू 0.15% इंटू ग्रॉस एरिया बी इंटू कैपिटल डी, या तो एएसटीडी इज इक्वल टू 0.12%
इंटू बी इंटू ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी। ये यूज करना है अगर आपको माइल्ड स्टील यानी कि Fe250 बोला हुआ है, और ये यूज करना है अगर आपको Fe415 या तो Fe500 बोला हुआ है। तो दोनों ग्रेड के लिए 415 या 500 के लिए यही रहेगा एसटीडी का फॉर्मूला, और 250 के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। बी हमेशा इधर भी हजारी और कैपिटल डी तो अपन ने स्टेप 4 में निकाला ही था। ये हो गई स्टेप नंबर 9। यहां पे वापस से प्रोवाइड कर देना है बार, कौन से 6, 8, 10 या 12 mm के, यही रहेगा तुम्हारा 5। एक चीज ध्यान में रखना, हर एक चीज लिख के नहीं बता सकता। अगर यहां 10 12 के बार लिया तो यहां उससे छोटे लो 10 के। यहां 10 का लिया है क्या तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8 का, अगर यहां तुमने 8 का लिया है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 6 का। इतना ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का बार डायमीटर हमेशा मेन स्टील के बार डायमीटर से छोटा रहेगा। वो होने के बाद वापिस से एक बार का एरिया निकाल लेना, π/4 × 5 का स्क्वायर, और लगे हाथ उसकी भी क्या निकाल के रख देना, स्पेसिंग। वो कैसे निकलती, वही 1 मीटर के लिए एक बार का एरिया अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। फिर अपन लिख सकेंगे कि प्रोवाइड करो इतने बार्स इतने की स्पेसिंग पे। यहां पे हो गया डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कंप्लीट। लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ता, स्टेप नंबर 10, और इसका नाम रहेगा डिजाइन डिटेल्स एंड डिटेल्ड स्केच। ये क्या रहता, डिजाइन डिटेल स्केच कैसे बनेगा, कैसे लिखते हैं, ये तो मैं लूंगा न्यूमेरिकल के टाइम पे। आपको क्या करना है, लेना है स्क्रीनशॉट, करना है प्रैक्टिस। मैं सर रखूंगा साइड पे, चालू रखूंगा कुछ सेकंड्स के लिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख के देखो। 10 ही स्टेप है, सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत जल्द लेके आ रहा न्यूमेरिकल्स इस पे, ठीक है। तो तब जो चीजें जो कंसेप्ट अभी रह गए जो आपको नहीं भी समझे हैं वो न्यूमेरिकल के टाइम क्लियर हो जाएंगे। इसको देख के भूलना मत, लिखना, करना प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्क्रीनशॉट लो, स्टेप्स लिख के रखो एंड लर्न कर लो। बाय बाय।